नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अंकित गौतम एक बार फिर से आपका आपकी अपनी अभिजात क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना जो स्वर संधि होती है, उस स्वर संधि का एक डायग्राम के माध्यम से हमने स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेदों को समझने का प्रयास किया। आज हम स्वर संधि के जो मुख्यतः भेद हैं उनको एक एक करके क्रम पूर्वक हम बहुत ही सरल भाषा में उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज स्वर संधि के पहला जो भेद है दीर्घ संधि, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दीर्घ संधि, कि ये दीर्घ संधि क्या है और इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, दीर्घ संधि, दीर्घ नाम आते ही सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। कौन सा बनता है दोस्तों कि दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र क्या है। तो हम यहाँ लिखते हैं दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र, दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र। तो दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र है दोस्तों उकालो, उकालो अझर्स्व, अझर्स्व दीर्घ प्लुतः। उकालो अझर्स्व दीर्घ प्लुतः क्या है दोस्तों? उकालो अझर्स्व दीर्घ प्लुतः, ये है दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र। याद रखें दोस्तों, दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? उकालो अझर्स्व दीर्घ प्लुतः। क्या है दोस्तों? उकालो अझर्स्व दीर्घ प्लुतः। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे पूछ सकता है उकालो अझर्स्व जो दीर्घ प्लुतः है, उकालो अझर्स्व दीर्घ प्लुतः जो सूत्र है वो किसकी संज्ञा करता है? तो क्या करता है? दीर्घ संज्ञा करता है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों? उकालो अझर्स्व दीर्घ प्लुतः है। कौन सा है दोस्तों? उकालो अझर्स्व दीर्घ प्लुतः है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो दीर्घ संधि विधायक सूत्र है वो क्या है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि विधायक सूत्र, ऊपर वाला था दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र और अब हम बात करेंगे दीर्घ संधि विधायक सूत्र, या हम दीर्घ संधि सूत्र कहते हैं। तो दीर्घ संधि सूत्र होगा दोस्तों अकहे, अकहे सवर्णे, अकहे सवर्णे दीर्घहे। दीर्घ संधि विधायक सूत्र क्या है दोस्तों? अकहे सवर्णे दीर्घहे। क्या होगा? अकहे सवर्णे दीर्घ। चलिए, सूत्र हमने बात की, सूत्र की, सूत्र लिख दिया अकह सवर्णे दीर्घ। अब हम इस सूत्र का विश्लेषण करते हैं कि अकह क्या चीज है, सवर्णे किसको कहेंगे और दीर्घ का क्या अर्थ लेंगे। तो चलिए चलते हैं सूत्र विश्लेषण। क्या करेंगे दोस्तों? सूत्र विश्लेषण। तो चलिए सूत्र विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अकह। सबसे पहले हम बात करेंगे अकह। तो दोस्तों हम जानेंगे कि अक क्या है। अक एक प्रत्याहार है। अक क्या है दोस्तों? अक एक प्रत्याहार है। क्या होगा? अक एक प्रत्याहार है और इस प्रत्याहार में, और इस प्रत्याहार में, और इस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, या ये कह सकते हैं इस प्रत्याहार में 5 वर्ण, 5 वर्ण कौन कौन से? ए, ई, उ, री और री आते हैं, आते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने सूत्र लिखा अकह सवर्णे दीर्घ है, और जब सूत्र का विश्लेषण हमने किया तो सबसे पहले हमने बात की अकह के ऊपर। तो हम कह सकते हैं अक क्या है? एक प्रत्याहार है और इस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कितने हैं दोस्तों? 5 हैं, ए, ई, उ, री और री।
अतः हम इसके दीर्घ रूपी स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करेंगे दोस्तों? दीर्घ रूप। और दीर्घ रूप इनका क्या होगा? आ बड़ा ई बड़ा ऊ बड़ा री। और आपको पता है दोस्तों, री का दीर्घ रूप नहीं होता है। ये जिस समय हम वर्ण पढ़ रहे थे उस समय आपको बताया गया था कि जो री जो स्वर होता है उसका दीर्घ रूप नहीं होता है। तो हमने बात की अकह के ऊपर। अब हम चर्चा करते हैं सवर्णे। सवर्णे क्या है? तो बात करेंगे सवर्णे के ऊपर और सवर्णे को समझने का प्रयास करेंगे। तो सवर्णे होता है दोस्तों स्वर्ण जो अक होता है, स्वर्ण अक। सवर्णे क्या होगा? स्वर्ण अक। मतलब वो लिख दो ए ई उ री और री। सवर्णे का अर्थ होता है वैसे समान, अर्थात हम कह सकते हैं सामने एक जैसे वर्ण वाला। क्या होगा? एक जैसा वर्ण वाला। तो सवर्णे अक मतलब ए ई उ री हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे हम दीर्घ की। दीर्घ क्या होगा यहाँ? तो हम कह सकते हैं दोस्तों दीर्घ का अर्थ होता है वैसे बड़ा। क्या होता है दोस्तों? बड़ा होता है। या हम यहाँ पे लिखेंगे कि दीर्घ एकादेश कर देते हैं। क्या एकादेश कर देते हैं दोस्तों? दीर्घ एकादेश हो जाता है। अर्थात ए का आ बड़ा ई बड़ा ऊ बड़ा री और री दीर्घ होता नहीं, आपको बताया गया है, हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की कि दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र क्या होता है। और हमने जाना दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र होता है उकालो अझस्व दीर्घ प्लुतः। क्या होता है? उकालो अझस्व दीर्घ प्लुतः। फिर हम बात कर रहे हैं दीर्घ संधि विधायक सूत्र की कि दीर्घ संधि विधायक सूत्र क्या होता है। तो हमने बात की अकह सवर्णे दीर्घ है। दीर्घ संधि विधायक सूत्र कौन सा है दोस्तों? अकह सवर्णे दीर्घ है। अब हम जब इस सूत्र का विश्लेषण करते हैं, अर्थात इसको एक एक शब्द को समझने का जब प्रयास करेंगे, तो हमारे समझ में आएगा कि अकह का अर्थ हमने यहाँ लिया कि अक क्या है? एक प्रत्याहार होता है। अक क्या है दोस्तों? एक प्रत्याहार है। और अक प्रत्याहार में आने वाले कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं, ए ई उ री और री। अर्थात हम इनके यहाँ पर दीर्घ रूप भी स्वीकार करेंगे। अर्थात ए हम कह सकते हैं ए या आ हो या ई या बड़ा ही हो या उ या बड़ा हो, कैसे भी। उसके बाद में हमने सवर्णे का अर्थ समझा। सवर्णे का अर्थ हो जाता है कि सवर्णे अक मतलब समान स्वर या इनके जैसा स्वर सामने हो। और दीर्घ का अर्थ हो जाता है यहाँ पर कि दीर्घ एकादेश होकर क्या हो जाएगा? आ ई उ और री हो जाता है। हमने देखा री का दीर्घ रूप नहीं होता है दोस्तों, री का दीर्घ रूप नहीं होता है। तो देखिए, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, यदि मैं इसी बात को ये कहूं कि संक्षेप में क्या समझ में आता है, तो संक्षेप में यही स्थिति आती है कि यदि अक के बाद में अक आता है, समझ में आया दोस्तों? अक प्रत्याहार में आने वाले स्वर के बाद अक प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो उसे क्या हो जाता है दोस्तों? उसे दीर्घ एकादेश हो जाता है। क्या एकादेश हो जाता है दोस्तों? दीर्घ एकादेश हो जाता है। एक बार फिर से समझ लें दोस्तों, अक प्रत्याहार का कोई वर्ण हो और उसके बाद में यदि अक प्रत्याहार का ही कोई वर्ण आ रहा है तो हम उसे दीर्घ एकादेश करते हैं। एक बार फिर से देखना, इसको हम मिटाते हैं। सूत्र का विश्लेषण हमने किया। अब हम इस सूत्र की थोड़ी सी वृत्ति के ऊपर प्रकाश डालते हैं कि इसकी वृत्ति क्या होती है। तो हम जानेंगे कि अकह सवर्णे अच परे दीर्घ एकादेश है सात। क्या होगा दोस्तों कि अकह सवर्णे अचि परे। देखिए, हम इसकी वृत्ति की अगर बात करें तो इस सूत्र की वृत्ति क्या होगी? अकह
सवर्णे अचि, अकह सवर्णे अचि परे दीर्घ एकादेश है शात, दीर्घ एकादेश है शात। ये लो इसकी वृत्ति। अर्थात हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं कि दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि अक के परे, अक के परे, अक का मतलब अभी हमने जाना ए ई उ री री के परे, या परे का अर्थ होता है बाद में। यदि स्वर्ण अक्ष रहता है, इनके जैसा ही कोई स्वर वर्ण आ रहा है, तो उसे क्या एकादेश हो जाता है, उसे दीर्घ एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, दीर्घ एकादेश हो जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है एकादेश, और एकादेश से यहाँ तात्पर्य होता है कि दो स्वरों के स्थान पर एक ही हो जाना। एकादेश का यहाँ पर अर्थ होगा कि दो स्वरों के स्थान पर एक ही हो जाना। क्या हो जाना, एक ही स्वर के आदेश हो जाना। जैसे मैं कहूं ए के बाद में ए आ रहा है, तो दो स्वर आ रहे हैं, तो इन दोनों स्वरों के स्थान पर एक हो जाना, और एक क्या होगा, दीर्घ। तो इन दोनों का दीर्घ एकादेश क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो एकादेश से यहाँ तात्पर्य है दोस्तों, दो स्वरों के स्थान पर एक ही स्वर हो जाना, वही क्या कहलाता है, एकादेश कहलाता है। या हम कह सकते हैं दो वर्णों के स्थान पर एक ही वर्ण हो जाने को हम क्या कहते हैं, एकादेश कहते हैं। तो दोस्तों इसकी वृत्ति हमने जानी, अकह सवर्णे अचि परे दीर्घ एकादेश है शात, दीर्घ एकादेश है शात। और हमने जाना कि अक है, अक के परे या अक के बाद में स्वर्ण वर्ण आने पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, दीर्घ एकादेश हो जाता है। तो मैं इसे लिखकर समझा देता हूं आपको। क्या कहेंगे हम कि अकह मतलब, अक मतलब ए ई उ री और री के परे, के परे या बाद में, कुछ भी कह सकते हो, के परे या बाद में, या बाद में स्वर्णवत, स्वर्ण स्वर के, स्वर्ण स्वर के रहने पर क्या हो जाता है दोस्तों, दीर्घ एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ एकादेश हो जाता है। ये लो इसकी परिभाषा हो गई। क्या हो गई, परिभाषा हो गई कि अक, अक मतलब ए ई उ री री के बाद में यदि स्वर्ण स्वर हो, तो हम उनका क्या कर देंगे, दीर्घ एकादेश कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, दीर्घ एकादेश कर देते हैं। चलिए हम चलते हैं फिर से। अभी हम बात कर रहे थे कि, ये मैं मिटा देता हूं, इसको थोड़ा सा मैं अगर समझाने का प्रयास करूं तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि मान लो मैंने यहां लिखा अकह, मतलब पूर्व वर्ण। देखिए दोस्तों अब अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा अकह पूर्व वर्ण, और यहाँ पर हम लिख देते हैं सवर्णी परवर्ण। क्या, परवर्ण या दूसरा वर्ण। और यहाँ पर हम लिख देते हैं दीर्घ एकादेश। क्या लिख देते हैं दोस्तों, दीर्घ एकादेश वर्ण, दीर्घ एकादेश वर्ण। अब इसे अच्छे से दोस्तों समझने का प्रयास करना कि ये सूत्र जो है ये क्या कहना चाह रहा है। ये सूत्र कह रहा है कि अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, मतलब ए ई उ और री, ये कह रहा है। और री का दीर्घ रूप होता नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वैसे दीर्घ रूप इसका नहीं होता है। ए ई उ और री, ए ई उ और री, या आप री भी लिख लें, ए ई उ री और री। और
आपको पता है इसके साथ साथ हम इनका दीर्घ रूप भी स्वीकार करते हैं। तो आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और री, और री का दीर्घ रूप नहीं होता है। ये कह रहा है अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण मतलब ए, आ, ई, ऊ, री और री, इनके बाद यदि स्वर्ण वर्ण हो मतलब इन्हीं के जैसा कोई वर्ण आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं ए, आ हो, या ई के बाद में ई हो, ऊ के बाद में ऊ हो, या री और री के बाद में री हो, और इसका री के बाद में क्या हो, री हो। क्या हो दोस्तों? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका दीर्घ एकादेश कर देंगे, और इनका दीर्घ एकादेश क्या होगा, इसका हो जाएगा आ, इसका हो जाएगा ई, ऊ, आ, री। इनका दीर्घ एकादेश होता नहीं है तो हम क्या स्वीकार करते हैं, इनका दीर्घ एकादेश भी री ही करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? री। तो देखिए दोस्तों, इनको मैंने अच्छे से समझाने का आपको प्रयास किया, और हमने जाना कि ए, आ के बाद में यदि ए, आ हो, इनके जैसा ही कोई स्वर सामने है तो उनका दीर्घ एकादेश क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आ। यदि ई के बाद में ई आ रहा है तो उसका दीर्घ एकादेश क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इसी तरह इनका ऊ हो जाएगा, री हो जाएगा, और री के बाद में यदि री समान स्वर आ रहा है तो उसका री रूप दीर्घ रूप नहीं होता है, इसलिए उसका हम री ही स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं दोस्तों? री ही स्वीकार करते हैं। अतः हम एक चीज और कह सकते हैं, यहाँ पे यदि मैं लिखूं तो हम कह सकते हैं कि रहस्व और दीर्घ स्वरों का मिलना, दोस्तों रहस्व और दीर्घ स्वरों का, इसको हम मिटा देते हैं। रहस्व और दीर्घ स्वरों का मिलना, यहां पे लिख देता हूं कि रहस्व और दीर्घ स्वरों का मिलना, दीर्घ स्वरों का मिलना 4 प्रकार से होता है। 4 प्रकार से हो सकता है। 4 प्रकार से हो सकता है। हमने लिखा रहस्व और दीर्घ स्वरों का मिलना 4 प्रकार से हो सकता है। दोस्तों मैं इसको हर तरीके से समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। काफी तरीके मैंने आपको बता दिए। ये लास्ट एक बार और मैं आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि रहस्व और दीर्घ स्वरों का मिलना 4 प्रकार से हो सकता है। और वो कैसे हैं दोस्तों? सबसे पहले मैं कहूं कि यदि ए के बाद ए ही हो, यदि ए के बाद क्या हो दोस्तों? यदि ए के बाद में ए ही हो तो उसका दीर्घ एकादेश क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? आ एकादेश होगा। क्या होगा दोस्तों? आ हो जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूं तो अद्य धन अपि, अद्य धन अपि। अब देखना दोस्तों, समझने का इसको प्रयास करना। पूर्व पद का अंतिम वर्ण में क्या स्वर आ रहा है? बे, मतलब ए आ रहा है, और इसके बाद भी क्या है? ए आ रहा है। और हम क्या कह रहे थे? ए, ई, ऊ, री, और री इनके बाद यदि इन्हीं के जैसा कोई स्वर आ जाता है तो इनका दीर्घ एकादेश होकर क्या हो जाता है दोस्तों? आ हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? आ हो जाता है। तो इसका रूप क्या बनेगा? अद्यापि। क्या बनेगा? अद्यापि। ठीक है दोस्तों। इसी तरह है इसका एक रूप ये बन सकता है,
कि मान लो आ हो और आ के बाद में ही आ स्वर आ रहा है तो उसका भी दीर्घ रूप क्या होगा, आ होगा। क्या होगा दोस्तों, आ होगा। जैसे मैं एग्जांपल बताना चाहूं तो हम लिखते हैं विद्याधन आले है, विद्याधन आले है, विद्याधन आले है। और क्या बनेगा इसका, विद्यालय है। क्या बनेगा दोस्तों, विद्यालय है। इसी तरह यदि हम लिखना चाहें कि ए के बाद में यदि आ का मेल हो रहा है, ए के बाद में यदि आ का मेल हो रहा है तो भी इसका दीर्घ रूप क्या होगा, आ ही होगा। जैसे एग्जांपल हम समझे तो हिमधन आले है, हिमधन आले है। यहां पे देखिए मैं में ए आ रहा है और ए के बाद में किसका योग हो रहा है, किसका मेल हो रहा है, आ का। तो ए के बाद में आ का मेल हो रहा है तो यहां भी इसका दीर्घ रूप क्या होगा, दीर्घ एकादेश क्या होगा, आ ही होगा। और क्या बनेगा, हिमालय है। क्या बनेगा दोस्तों, हिमालय है। इसी तरह मैं कहूं कि आ को हम पहले लिख दें और दूसरी इसके बाद में ए वर्ण हो तो भी इसका दीर्घ रूप क्या होगा दोस्तों, आ ही होगा। क्या होगा, आ ही होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखूं विद्याधन अर्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला, विद्याधन अर्थी। क्या बनेगा दोस्तों, विद्यार्थी। क्या बनेगा, विद्यार्थी। ये हमने समझने का प्रयास किया। कहने का मतलब है कि ए के बाद में ए होगा तो भी इसका दीर्घ रूप आ ही होगा। मान लो ए आ रहा है, ए के बाद में आ का मेल हो रहा है तो भी इसका दीर्घ रूप क्या होगा, आ ही होगा। इसी तरह से हम अन्य जो वर्ण हैं ई, उ, री, उनको भी इसी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे और अच्छे से उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होता है, तो हम कहेंगे उकालो अजस्व दीर्घ प्लुत है। अगर दीर्घ संधि विधायक सूत्र के बारे में आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं अकह सवर्णे दीर्घ है। क्या होता है दोस्तों, अकह सवर्णे दीर्घ। इस सूत्र का हमने विश्लेषण करके समझा। विश्लेषण करने के बाद इसकी वृत्ति पर प्रकाश डाला और वृत्ति हमने क्या लिखी, अकह सवर्णे अचि परे दीर्घ एकादेश है सात कि अक के परे यदि स्वर्ण स्वर हो तो उनका दीर्घ एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, दीर्घ एकादेश हो जाता है। उसके बाद में फिर से हमने इसको अलग डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास किया। उसके बाद में हमने समझा कि रहस्व और दीर्घ प्लुतों की जो है उनको चार प्रकार से लिखा जा सकता है, वो कैसे कैसे लिख सकते हैं उस पर हमने प्रकाश डाला। अब थोड़ा सा हम इसकी एग्जाम्पल के ऊपर एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और कैसे ये शब्द बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, पुस्तक धन आले है। क्या है दोस्तों, पुस्तक धन आले है, पुस्तक धन आले है। अब देखना, सबसे पहले हम संधि पढ़ते हैं तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए संधि कहाँ होती है। मैंने पहले लेक्चर में बताया है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, उन दो के बीच में हमेशा क्या होती है, संधि होती है। और उन दोनों के मेल से एक विकार उत्पन्न होता है, एक परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो देखिए दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ठीक है, कह क्या हो जाएगा, हलन, क्योंकि इसमें से हम क्या निकाल देंगे, स्वर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे दोस्तों, कै में से हमने ए स्वर को निकाला तो कै क्या हो गया, हलंत हो गया। उसके बाद में क्या है दोस्तों, आले है। क्या है, आले है। अब हम बात करें तो देखना, हमने कहा पूर्व पद का अंतिम वर्ण तो क्या हो गया, ए, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, ए। अभी हमने क्या पढ़ा, ए, ई, उ, री के बाद में यदि उन्हीं के जैसा कोई स्वर आ सकता है, छोटा या बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका दीर्घ रूप क्या होगा, इनका दीर्घ एकादेश
दीर्घ एकादेश, ध्यान रखना दोस्तों, एकादेश मतलब इन दोनों की जगह एक आदेश हो जाना, इन दो का क्या हो जाना, एक हो जाना। तो इनका दीर्घ रूप क्या होगा दोस्तों, आ होगा। क्या होगा, आ, और फिर आगे है ले। अब देखिए इनका संयोजन करें तो पुस्तक के के अंदर आ स्वर को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, का, और आगे है ले। शब्द क्या बनेगा दोस्तों, पुस्तकालय है। क्या बनेगा दोस्तों, पुस्तकालय है। इसी तरह यदि हम ई स्वर का एग्जाम्पल लें तो एक एग्जाम्पल है रवि धन इंद्र है। रवि धन इंद्र है, क्या है दोस्तों, रवि धन इंद्र है। तो देखना इसका जब संधि विच्छेद है, अब देखा एक होता है संधि युक्त पद दोस्तों, एक होता है संधि युक्त पद और एक होता है संधि विच्छेद। एक होता है संधि विच्छेद। विच्छेद कहते हैं टुकड़े करने को। ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, संधि विच्छेद है। ये क्या है दोस्तों, संधि विच्छेद है। क्या है, संधि विच्छेद है। उसका जब हमने एक पद मिला के लिखा, इसको हम क्या कहते हैं, संधि युक्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संधि युक्त पद कहते हैं। तो देखिए इसको हम समझने का प्रयास करें, वह हलंत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूर्व पद का अंतिम वर्ण में से हम स्वर को निकालेंगे। वी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, ई स्वर आ रहा है। उसके बाद में क्या है, इंद्र है। ठीक है, इसमें से भी हम क्या निकाल देते हैं, ई को निकाल देते हैं और आगे है इंद्र है। ठीक है दोस्तों, अब देखना रे वह हलंत, ई आ रहा है, ई के बाद में ई आ रहा है, दोनों समान स्वर आ रहे हैं। समान स्वर आ रहे हैं, इनका दीर्घ एकादेश होकर क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा ई हो जाएगा। आगे है इंद्र। वह में बड़ा ई मिलाएंगे तो वी आगे इंद्र है और शब्द क्या बनेगा दोस्तों, रविंद्र है। क्या बनेगा दोस्तों, रविंद्र है। इसी तरह यदि हम ऊ का एग्जाम्पल लें, किसका एग्जाम्पल लेंगे, ऊ का, तो देखना एक शब्द है यहाँ भानुदेह। क्या है दोस्तों, भानुदेह। जैसे भानुधन उदय है, भानुधन उदय है। क्या होगा दोस्तों, भा ने हलंत हो जाएगा क्योंकि इसमें से ऊ स्वर को बाहर निकाल देंगे। आगे क्या है, ऊ और दे है, भा ने हो गया। उसके बाद में देखिए ऊ आ रहा है, ऊ के बाद में ऊ आ रहा है, मतलब दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, समान स्वर आ रहे हैं। दोनों तरफ क्या आ रहे हैं दोस्तों, समान स्वर आ रहे हैं। तो इन्हें दीर्घ एकादेश क्या होकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। आगे है दे है। अब इसको जब हम संयोजित करके लिखेंगे, नए में ऊ को योग करने से नू बना, आगे दे, ऐसे बना दोस्तों भानुदेह। क्या बना, भानुदेह। इसी तरह यदि हम री का एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, मातृधन ऋणम, माता का ऋण। तो मातृ, यहां देखिए मां तय हलंत हो जाएगा क्योंकि इसमें से क्या स्वर निकाल देंगे, री। उसके बाद में क्या आ रहा है, री आ रहा है और आगे तय हलंत हो गया। री के बाद में री स्वर आ रहा है, दोनों तरफ समान स्वर आ रहे हैं। दीर्घ एकादेश होकर क्या हो जाएगा, बड़ा री हो गया। आगे रम। जब इनको संयोग करके लिखेंगे, तय में री का योग करेंगे तो री बड़ा हो गया और ये क्या बन गया दोस्तों, मातृणम। क्या बन गया दोस्तों, मातृणम। इन सभी एग्जाम्पल को समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है दोस्तों। दीर्घ संधि की पहचान ये होती है कि दोनों तरफ क्या आते हैं, समान स्वर आते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि दीर्घ संधि की पहचान क्या होगी, दीर्घ संधि की पहचान क्या होगी दोस्तों, कि दोनों तरफ समान स्वर आते हैं। दोनों तरफ क्या आते हैं दोस्तों, समान स्वर आते हैं। तो हम लिखें कि दीर्घ संधि की पहचान, दीर्घ संधि की पहचान
दीर्घ संधि की पहचान तो क्या होगी दोस्तों, हम लिख सकते हैं कि दीर्घ संधि में दोनों तरफ समान स्वर आते हैं, दोनों तरफ समान स्वर आते हैं। ये दोस्तों इसकी क्या हो गई, पहचान हो गई। क्या हो गई दोस्तों, इसकी पहचान। में समझ में आ रहा होगा। दीर्घ संधि की पहचान हम लिख सकते हैं, दीर्घ संधि में दोनों तरफ क्या आते हैं दोस्तों, समान स्वर आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों, समान स्वर आते हैं। तो ये थी हमारी आज का टॉपिक जो था दीर्घ संधि। हमने पूरा प्रकाश डाला, दीर्घ संधि के एक एक पहलू को हमने समझने का प्रयास किया, सबसे अच्छे रूप से इसको पढ़ा। अब देखना, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो मैं लिखूं अकह सवर्णे अचि परे। देखिए एक क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं कि अकह सवर्णे अचि परे, अकह सवर्णे अचि परे। यहां इसको मिटा देते हैं, परे कह संधि भवति, कह संधि भवति, ये लो। और यदि आपको ऑप्शन में क्वेश्चन दे सकता है, मान लो दे दिया वृद्धि संधि, कौन सी, वृद्धि, दे दिया दीर्घ गुण, और एक मान लो दे दिया पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अकह सवर्णे अचि परे कह संधि भवति, कि अक के परे सवर्ण स्वर के रहने पर कौन सी संधि होती है। तो दोस्तों हमने अभी क्या पढ़ा, अक के परे यदि समान स्वर होते हैं तो वहां कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों, दीर्घ संधि होगी। इसी तरह से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मान लो क्वेश्चन दे दिया हरिसह, हरिसह, ठीक है, और पूछ लिया इत्यत्र, यहां कह संधि, कह संधि अस्ति, यहां कौन सी संधि है, यहां कौन सी संधि है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में यही ऑप्शन अगर दे दे तो यहाँ हरि से जो शब्द है इसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। आप कहो कि सर यदि संधि विच्छेद किया हुआ है तब तो हम पहचान लेंगे कि यहाँ ए आ रहा है, ए के बाद ए आ रहा है, समान स्वर आ रहा है, तो वहां दीर्घ संधि। लेकिन यदि संधि युक्त पद मिल जाए और वहां अगर पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तो यहाँ आप दोस्तों एक अनुमान लगा सकते हैं कि यदि कोई शब्द हो, शब्द में कोई दीर्घ स्वर आ रहा है, बड़ा आ रहा है, या बड़ी ई की मात्रा आ रही है, बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, या बड़ा री आ रहा है, तो आपके जहन में एक संधि का नाम आना चाहिए, दीर्घ संधि। उसके दीर्घ संधि के नियमों के अनुसार उसका विच्छेद करके देखें, और विच्छेद करने के बाद यदि दोनों तरफ समान स्वर आपको दिखाई देते हैं तो समझ जाएं कि वहां कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। कौन सी होगी दोस्तों, दीर्घ संधि होगी। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है यहाँ परीक्षा, आपसे पूछ ले यहाँ कौन सी संधि है, तो आप कंफ्यूज हो गए। तो आप यहाँ सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि री ई बड़ा आ रहा है, तो हो सकता है बड़ा दीर्घ एकादेश हम कहाँ करते हैं, दीर्घ संधि में करते हैं। उसके बाद उसका संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद क्या होगा, परिधन इक्षा। फिर यहाँ आप इसे समझने का प्रयास करें कि पैर रे हलंत हो जाएगा क्योंकि इसमें स्वर ई आ रहा है, आगे क्या आएगा, इक्षा। तो दोस्तों
पे रे हलन। अब देखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, ई है, उसके बाद में ई है, दोनों तरफ समान स्वर आ रहे हैं, एक जैसे वर्ण आ रहे हैं, स्वर आ रहे हैं, दीर्घ एकादेश होकर क्या हो जाएगा, बड़ा ई, और आगे है शा, पे रे में बड़ी ई मिलाए और ऐसे बना ये परीक्षा। तो यहाँ पर दोनों एक जैसे स्वर आए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कौन सी संधि होगी दोस्तों, दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों, दीर्घ संधि होगी। तो चलिए आज हमने चर्चा की दीर्घ संधि के विषय में। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दीर्घ संधि से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डालें। अगली क्लास के अंदर अगले लेक्चर में उन क्वेश्चनों का समाधान हम करेंगे। जय श्री श्याम।